चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ, सभी बच्चों को याद होगा। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग सीखे थे कैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं दो पॉइंट चार्ज के बीच में, और ये होता क्या है। इससे पहले फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का कंसेप्ट किसने दिया था? कूलम्ब ने दिया था। इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिक फोर्स होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फोर्स एक बेसिक फोर्स इन नेचर होता है जो किसी बॉडी के सेंटर पे लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बोले तो क्या बोलेंगे? ये बेसिक फोर्स होता है जो एक बॉडी के, ये बॉडी मान लो ये है, इसका सेंटर पॉइंट, दूसरा बॉडी है इसका सेंटर पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा सेंटर टू सेंटर लगेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ लग रहा है यहाँ लग रहा है, बिल्कुल नहीं। आप सेंटर पे लगाओगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में दो तीन बातें। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? बेसिक फोर्स है, पहला पॉइंट। ये पहले हो चुका है कल के पिछले क्लास में। बेसिक फोर्स है। बेसिक फोर्स कौन कौन से होते हैं तो मैं बताया था, जैसे मैकेनिकल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक बेसिक फोर्स होता है जिसका कंसेप्ट, जिसका वैल्यू किसने दिया था? कूलम्ब ने दिया था, इसलिए कूलम्ब्स लॉ में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, ये सेंट्रल फोर्स होता है। एक बॉडी दूसरे बॉडी के सेंटर पे लगाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, ये कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? दो प्रकार के फोर्स होता है, एक कंजर्वेटिव, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव उस फोर्स को बोलते हैं जिसका एक राउंड क्लॉक में, मतलब यहां से चला घूम फिर के वहीं पे आ गया, इस प्रोसेस में इसका वर्क डन क्या होगा? जीरो। ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उस फोर्स को आप स्टोर कर सकते हो, जमा कर सकते हो, उसकी एनर्जी को जमा कर सकते हो। जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी पढ़े होंगे आप, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है इसलिए इसको स्टोर कर सकते हैं, इस एनर्जी को। राउंड क्लॉक में इसका वर्क डन जीरो होता है। अब नॉन कंजर्वेटिव के कौन से एग्जांपल है? तो फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को कभी स्टोर नहीं कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये राउंड क्लॉक में इसका वर्क डन जीरो नहीं होता है। ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आपको पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट आपके क्या पता होना चाहिए? अट्रैक्टिव रिपल्सिव तो सबको पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या होगा? रिपल्सिव होगा। पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्टिव होगा। ये पॉइंट है नेक्स्ट। और ये नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज। कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दो, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्चुअली में है कैसा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिक फोर्स होता है नेचर में, जैसे कि मैकेनिकल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। वैसे ही ये बेसिक फोर्स है। ये फोर्स किसी दूसरे चीजों पे डिपेंड नहीं है, किसी तीसरे फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं। जैसे कि देखिए फ्रिक्शन फोर्स बेसिक फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स एग्जाम्पल है मैकेनिकल फोर्स का। फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है किसके? मैकेनिकल फोर्स के। और मैकेनिकल फोर्स जैसा है वैसा ही एक बेसिक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग देख रहे हैं बेसिक फोर्स है। ये सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सेंटर पे लगाएगा, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब किसी राउंड वर्क में, राउंड क्लॉक में वर्क डन इसका जीरो होता है। और जो कंजर्वेटिव होता है उसके एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, वैसे इसको भी स्टोर करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मतलब ये लंबी दूरी तक लग सकता है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। एक चार्ज रखो बासपट्टी, दूसरा चार्ज रखो जयनगर, तो भी ये फोर्स काम करेगा, हालांकि ज्यादा चार्ज रहे तो पता चलेगा। तो लॉन्ग रेंज फोर्स इसलिए बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग सीखे थे कूलम्ब्स लॉ। कितने बच्चे याद करके आए हैं कूलम्ब्स लॉ? कृष्णा जी एक दो बच्चे को हमसे बात करवाइए, कूलम्ब्स लॉ पूछेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? मान लो दो पॉइंट चार्ज है अपने पास, एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब हमको कूलम्ब्स लॉ बताइए, कौन बता रहे हैं?
व्हाट इज कूलम्स लॉ? अभिषेक अभिषेक, चलिए अभिषेक से ही पूछ लेंगे। बताइए अभिषेक जी, कूलम्स लॉ डिफिनीशन बताइए, फॉर्मूला बताइए। कल एक बच्चे को मैं पूछ रहा था सर समझ में कम आया, एक बार और बताइए। मैं पूछा कितने दिन से क्लास नहीं आ रहा हूँ? सर 2 दिन से क्लास नहीं आ रहा हूँ। बताओ, मतलब गजबे का आदमी है कुछ कुछ ऐसे। क्लास नहीं आएंगे और लगेगा कि समझ में आ जाए। ऐसे तो ईश्वर है, ईश्वर को हम भी सत सत नमन करते हैं। जो बच्चे बिना पढ़े लिखे चाहते हैं समझ में आ जाए, उनको भविष्य में दिख जाएगा कि जब बोरी उठाना पड़ेगा ना जाने के बाद बाहर, तो पता चलेगा कि क्या पढ़े। अरे घर में जाके कम से कम 10 घंटे पढ़ने मेरे भाई। कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, 10 घंटे नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा, नीट के जेईई मेंस का भी एग्जाम दिए हैं उन बच्चों का स्टेटमेंट देखिएगा। 15-15 घंटे पढ़ते हैं तब जाके कुछ होता है। 10 घंटे तो कट ऑफ पॉइंट है। 10 घंटे से जो नीचे पढ़ता है वो पढ़ता ही नहीं है। उसमें विद्यार्थी के लक्षण ही नहीं है जो 10 घंटे से नीचे पढ़ता है। 10 घंटे से ऊपर पढ़ने वाले बच्चे में ही लक्षण है विद्यार्थी के। जो 10 से नीचे पढ़ेंगे वो विद्यार्थी नहीं है, वो काम चलाओ विद्यार्थी हैं। और काम चलाओ विद्यार्थी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो विद्यार्थी बनिए, काम चलाओ नहीं। जब लेबर बनेंगे ना तो आपके मालिक डंडे मार मार के काम आपसे लेंगे। आपको आप भी काम करवाते हैं लेबर में। जब बिल्डिंग आपका बनता है तो लेबर थोड़ा सा का बैठ जाता है सुस्ताने के लिए, आप 4 बात बोल देते हो, काम नहीं करते हो, काम नहीं हो रहा तुमसे, ये नहीं हो रहा, फोकट का पैसा लेते हो। कितना बोलने को मिल जाता है उसको। तो जब 250-300 रुपये दिहाड़ी पे काम करता है, 10 मिनट वो बैठ जाता है, तुम उसको 4 बात सुना देते हो। और तुमको मिला है विद्यार्थी का जीवन। विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई ही मेन है। और घर जाके नहीं पढ़ाओगे, तुमको कोई बात एक बार तुम्हारी मम्मी बोलती है अरे बैठ जाओ, 4 बात उनको बोल देते हो तुम लोग। ऐसा नेचर है। तो समझ लो गलत रास्ते पे हो और फिर कुछ नहीं हो सकता, कल्याण नहीं होगा। कल्याण करना है तो जो पढ़ा रहे हैं उसको घर पे 4 बार 5 बार कॉपी को पढ़ेंगे। तब तक पढ़ेंगे जब तक पूरा कंसेप्ट याद ना हो जाए। नहीं याद होता है तो हमको बताओगे। पूरा कंसेप्ट को याद कर लेना है। फिर न्यूमेरिकल बनाने हैं, जो न्यूमेरिकल के सीट आपको भेजे हैं, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। कितना आपसे बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्या कंसेप्ट कमी है हम में, वो देखेंगे तब जाके होगा। अब मैं कूलम्स लॉ बोला बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं भेज भी दिया था। मैं भी आई चैप्टर नंबर 1 का भी आई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ में बना लिया हूँ, खुद से लिखा हूँ अच्छे से, वो मैं आपको भेज दिया हूँ। तो जब वो भेज दिया हूँ तो आपका दायित्व बनता है कि जितने भी क्वेश्चन उसमें है उसको याद कर ले फटाफट। समझने के बाद कुछ नहीं करेंगे, एकदम सोए रहेंगे, सर समझ में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूँ। समझ में आने के लिए घर पे जाके एक बार वीडियो देखना है, नोट्स को 4 बार देखना है और उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं। इतना कर लेते हैं, तब समझ में नहीं आता है तो मुझे आके बोलो, मैं तुमको घर में आके याद करा दूंगा। चलिए, कूलम्स लॉ कौन सुना रहे? अभिषेक जी सुना रहे हैं क्या? रॉकी है, रॉकी। हाँ रॉकी, बताइए रॉकी जी, कूलम्स लॉ सुनाइए। सुनाइए ओ रॉकी जी। याद नहीं है? जुलूम में नहीं कर दिए? अब ये भी नहीं याद करेंगे तो जुलूम में अभी इतना स्टोरी सुनाए ना, इसका मतलब आप पे लागू हो जाएगा वैसे में। चलिए पहले मुझे याद करके सुनाइए, लिखा हुआ है स्क्रीन पे। 2 मिनट 3 मिनट का समय देता हूँ। ये कूलम्स लॉ मुझे याद होना चाहिए हर एक बच्चों से। इसके बाद मैं पूछूंगा फिर से। फटाफट याद कीजिए। कूलम्स लॉ याद करना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये याद करना है। और एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये याद करना है। और कूलम्स लॉ, ये 4 क्वेश्चन अभी याद होना चाहिए। मैं लिख दिया हूँ, स्क्रीन हटा रहा हूँ। आप जिनको याद नहीं है पहले नोट्स बुक से याद कीजिए, और जिन बच्चों को याद है उनके लिए मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूँ। फटाफट इन क्वेश्चन को याद कीजिए। जो 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिनको याद नहीं है वो याद करेंगे, और जिनको याद है वो न्यूमेरिकल बनाएंगे मेरे साथ। क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या सबसे बन गया? 9 नंबर का क्वेश्चन बताइए।
सॉल्व करना है 9 नंबर का क्वेश्चन। कुछ वो क्वेश्चन तो बना के दिखाए हैं, कुछ बच्चे भेजे हुए थे। 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, दिया हुआ है 2 इक्वल एंड लाइक चार्जेज व्हेन प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 इक्वल चार्ज है, 2 इक्वल लाइक चार्ज है। क्यू मान लेते हैं ये है और ये भी क्यू है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, बराबर 5/100 मीटर हो गया। दो चार्ज, दो लाइक चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। कह रहा है इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, ये लाइक चार्ज के बीच का फोर्स कितना है। तो फोर्स दिया है इनके बीच का फोर्स बराबर 0.144 न्यूटन, इतना ही है ना, 0.144 न्यूटन दिया हुआ है। दो लाइक चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, इनके बीच का फोर्स दिया हुआ है। तो पूछ रहा है चार्ज का वैल्यू क्या होगा। तो F बराबर K Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू Q बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100 का स्क्वायर। यहाँ पर K का वैल्यू, आपको Q का वैल्यू निकालना है, तो Q स्क्वायर बराबर इसको इधर ले लेंगे तो फोर्स कितना दिया हुआ है 0.144 गुना, इसको इधर ले लीजिए तो 5/100 कितनी बार, 2 बार है, तो 2 बार इसको 5/100 से गुना करेंगे। और K भी नीचे में आएगा, देखिए K नीचे में आएगा, तो K का वैल्यू कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा अपने को। K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसको इधर भेज दिए। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 0.144 गुना 5/100 गुना 5/100, और फिर यहाँ पर इस K का वैल्यू नीचे में आ गया 9 गुना 10 के पावर 9, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर मिल जाएगा। इतना हल्का है ये। कोई डाउट है तो बताइए। माइक्रो कूलम में आंसर देना है 0.144 बटे 9 गुना 10 के पावर, देखिए यहाँ पर 25 ऊपर में आएगा, गुने 25 गुना 10 के पावर -9 ऊपर जाएगा, 10 के पावर -9 हो जाएगा, और गुना में 10 के पावर 4 नीचे वाला है, तो 10 के पावर 4 नीचे में है, 10 के पावर 4, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -13, 10 के पावर -13, और कैलकुलेशन और थोड़ा करना पड़ेगा आपको। यहाँ है 144 गुना 25/9, इन सब को गुना कीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। कैलकुलेशन इतना क्या कीजिएगा, यहाँ पे 0.144 गुना 25/9, इसको सॉल्व करेंगे मिल जाएगा। और ये मिलेगा Q स्क्वायर का वैल्यू, ये मिलेगा Q स्क्वायर का वैल्यू, तो Q बराबर क्या कर लेंगे, अंदर रूट निकाल लेंगे इसको, तब मिलेगा माइक्रो कूलम में। मिलेगा भी 10 के पावर -13 यहाँ है, रूट के अंदर करेंगे तो 10 के पावर -13/2 आएगा, 10 के पावर -6 के आसपास आ जाएगा। याद हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे बढ़ेंगे। जिनको लिखना है सॉल्यूशन लिख लो, बहुत हल्का है, कैलकुलेशन आप घर पे करेंगे। रिपीट कर दीजिए इसको, बिल्कुल। ओके, तब आराम से बनाना पड़ेगा। मुझे लगा इजी है तो इतना बताने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है, दो लाइक चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया है। तो लाइक चार्ज को जूम करते हैं, जब भी लाइक चार्ज लिखे ना तो Q1 और Q2 का वैल्यू सेम ले लेंगे। तो Q1 का भी वैल्यू Q ले लिए, Q2 का वैल्यू भी Q ले लिए, और दिया है उनके बीच का सेपरेशन मतलब होता है उनके बीच का डिस्टेंस, दूरी। सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ले लिए 5 सेंटीमीटर, और मीटर में बदल लिए तो 5/100 मीटर। फोर्स दिया है इन दोनों के बीच का 0.144 न्यूटन। आप जानते हैं कूलम्स लॉ क्या कहता है, दो चार्ज के बीच का फोर्स जो होता है वो K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर K कितना है 9 गुना 10 के पावर 9
इंटू Q1 का वैल्यू भी Q है तो Q इंटू Q2 का वैल्यू भी Q है Q बटे डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100 5/100 का स्क्वायर ये है। अब फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ 0.144 तो 0.144 बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। देखिए 9 और Q सेम नहीं मानिएगा, थोड़ा सा अलग है लिखने में, इसका स्क्वायर। इतना तक क्लियर हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, Q स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसको एक साइड रखेंगे बाकी को एक साइड ले आएंगे। तो Q स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 0.144 गुना क्या है ये 5/100 का स्क्वायर, ऊपर में 5 आएगा 5 गुना 5 और नीचे में आएगा 100 गुना 100 ना, इसको इधर भेजे तो 5 ऊपर 100 नीचे। फिर अब ये वाला टर्म नीचे आएगा क्योंकि हमको Q स्क्वायर निकालना है तो Q स्क्वायर को अलग कर लिए तो यहाँ आ जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9, ये मिला Q स्क्वायर। अब देखिए 0 पॉइंट आप चाहें तो उतना गुना नहीं भी कर सकते हैं, Q स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर इतना है तो Q बराबर क्या होगा, तो Q बराबर सीधा अंदर रूट ले लेंगे, डायरेक्ट अंदर रूट ले लेंगे इसको। अब 0.144 गुना 5 गुना 5 बटे 100 गुना 100 गुना 9 गुना 10 की पावर 9 बराबर। अब देखिए रूट के अंदर जो 2 बार है वो एक बार बाहर निकलेगा, जो रूट के अंदर 5 गुना 5 है तो रूट के अंदर रूट क्या होता है 5 इंटू 5, बाहर क्या निकलता है 5, तो जो 2 बार है उसको एक बार निकाल दीजिए। 144 का रूट कितना होता है 12 का स्क्वायर 144, तो 12 का 144 बट्टे में ये डेसिमल है इसको हटा देते हैं तो नीचे में 1000 आ जाएगा। अब 144 का रूट कितना होता है 12, 5 गुना 5 रूट के अंदर है तो 1 5 बाहर मिल गया, 100 गुना 100 का क्या हो जाएगा 100 मिल जाएगा, 9 अंदर रूट के अंदर 9 है तो क्या हो जाएगा 3 बाहर मिल जाएगा। अब यहाँ पर कितना मिल गया 10 के पावर 9 और यहाँ पर 10 के पावर 3, 10 के पावर 12, 10 के पावर 12 है, 10 के पावर 12 है, इसको रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 6 हो जाएगा। कैसे, 10 के पावर 12 का रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 10 के पावर 12 गुना अंदर रूट का मतलब होता है 1/2 तो 1/2 तो 10 के पावर 12 गुना 1/2 कट गया 6 से तो कितना मिल जाएगा 10 के पावर 9 गुना 1000, 10 के पावर 6 बाहर निकलेगा बस। अब मिल गया यहाँ पर 12 पंचे 60 बटे 3 गुना 100, इसको कर लीजिए 12 पंचे 60 बट्टे 3 गुना 100 मतलब 300 और 10 के पावर 6 नीचे में है तो ऊपर में जाएगा 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 6/300 6 पंचे 30, 0.1/5 मतलब 0.2 गुना 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 को माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, बस इतना आंसर आ जाएगा। यही ऑप्शन है, पहला ही है। तो थोड़ा सा मैथ्स में ट्रिक लगाइए भाई, मैथ्स सिंप्लीफाइड कीजिए जितना हो सकता है। हमने कैलकुलेशन न करके क्या किया, सीधा का सीधा डायरेक्ट हम रूट कर दिए। आप चाहो तो गुना भी कर सकते हो, 144 गुना 5 ऐसे लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वही आएगा 4 4 8 1 9। आप चाहो तो इसको इससे काट भी सकते हो कि चलिए सर हम अपना मेथड अप्लाई करते हैं, इसको काटते हैं। तो कोई कहेगा सर हम चाहते हैं कि कट कर दें, तो 9 1 9, 9 6 54 तो 64 आ जाएगा, 64 गुना 5 बटे नीचे में जो है वो आएगा ही। तो आप अपना तरीका अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। देखो भाई जो आप सीखे हैं वो आप सीखे हैं, आपको कोई नहीं ले सकता है। जो आप गुना भाग सीखे हैं वो तो आपका है ना, उसको जैसे अप्लाई कीजिए। सभी लोग अपने अपने तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी को लिखना है कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप खुद से प्रयास करेंगे तब होगा।
ये याद हुआ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये 4 प्रश्न अपने बोर्ड एग्जाम के लिए है। अभी से आप याद करोगे थोड़ा थोड़ा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इतने दिन में मैं कितना क्वेश्चन दिया, 6-7 क्लास हो गया। बस मैं 4 क्वेश्चन बोला हूँ याद करने के लिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसका पीडीएफ भी मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ। अगले क्लास में याद करके लाएंगे, आज टाइम दे देते हैं। चलिए, गलती हो गया, कुछ बच्चों से याद नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में याद करके लाना है। चलिए इन क्वेश्चन को प्रयास कीजिए एक बार। When what equal charge should be placed on Earth and Moon to neutralize their gravitational acceleration? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मून और अर्थ पे कितना लाइक चार्ज प्लेस करना होगा? सभी बच्चे एक बार खुद से प्रयास कर लिए होंगे, कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए। क्या दिया हुआ है? अर्थ है, मून है। जूम करते हैं, ये अर्थ है, ये है अपना अर्थ, और ये है मून, राइट। थोड़ा सा मून को इधर बनाते हैं। ग्रेविटेशन में सीखे होंगे। अर्थ मून दो चीजें हैं यहाँ पे। अब अर्थ क्या करेगा, मून क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा? बताओ। ग्रेविटेशनल लॉ सीखे हुए हैं। ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि दो वस्तुएं, दो बॉडी जो होता है वो हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। यही है ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है? दो ऑब्जेक्ट, अगर m1 m2 का दो बॉडी है, ग्रेविटेशन का दो थोड़ा कंसेप्ट बताता हूं मैं। ये m1 है और ये m2 है, तो दो बॉडी, दुनिया के हर एक दो बॉडी एक दूसरे को एक अपनी ओर खींचता है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, Fg। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर भी है, मान लो एक अर्थ एक बॉडी हो गया, दूसरा बॉडी मार्कर हो गया। मार्कर को अगर छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मार्कर पे, अर्थ उसको अपनी ओर खींच रहा है। ऐसे ही जो यहाँ अर्थ है या एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है m1, दूसरा बॉडी m2, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर g m1 m2 बटे आर स्क्वायर। दो बॉडी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू पहला बॉडी का मास, दूसरा बॉडी का मास बटे आर स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही अर्थ और मून के बीच में भी लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको Fg बोलते हैं। तो क्या हो गया, दोनों तो चिपक जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इन दोनों पे, अर्थ और मून पे कुछ चार्ज दे दिए। एज्यूम करते हैं लाइक चार्ज Q, इसको भी दे दिए, लाइक चार्ज Q इसको भी दे दिए। लाइक चार्ज अर्थ को भी और मून को भी दे दिया गया, ऐसा कह रहा है। अब लाइक चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। लाइक लाइक के बीच क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर भेज रहा है। तो कह रहा है कितना चार्ज डालें कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल को न्यूट्रलाइज कर दे। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इस अर्थ पे और ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे दोनों बराबर हो जाए, मतलब Fe बराबर Fg। क्या समझे बात को? Fe बराबर Fg। अब Fe बराबर Fg कर दीजिए। Fe बराबर टू न्यूट्रलाइज ग्रेविटेशनल फोर्स
बराबर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा सा सीखिएगा तो ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स, तब जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है जी m1 कितना है अर्थ है, m2 कितना है मून है, तो मून दे देंगे, m1 लिख देते हैं बस, m1 m2 बटे इनके बीच का डिस्टेंस एज्यूम करते हैं कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है k q1 का वैल्यू क्या है q है, q2 का वैल्यू क्या है q है, बटे दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर। बस अब यहाँ से यहाँ कट कर दो, अपने को q का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से q बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर बराबर g m1 m2 बटे k का वैल्यू नीचे आ जाएगा k। अब यहाँ से q निकाल लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। तो q बराबर अंडर रूट जी m1 m2 बटे क्या है नीचे में k। अब सबका वैल्यू डाल देंगे। q बराबर अंडर रूट जी का वैल्यू 6.67 गुना 10 के पावर -11, m1 अर्थ कई मतलब हो सकते हैं जो कि वाक्य के संदर्भ पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ संभावित अर्थ दिए गए हैं। अपने आप क्लॉक बजने लगा। उदाहरण के लिए मैंने तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से, m1 क्या है अर्थ का मास, क्वेश्चन में ही दे दिया अर्थ का मास। अर्थ का मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ 10 के पावर 25, 10 के पावर 25। मून का मास दिया हुआ है कितना, मून का मास दिया है 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 बटे के 9 गुना 10 के पावर 9। अब यहाँ से आप आंसर निकालो, इसको सॉल्व करो, कैसे आएगा 6.67 बटे 9 ये मिल जाएगा, अंडर रूट 6.67 बटे 9, और सभी इस 10 के बेस में जो है उस पावर में उस सबको ऐड करो। 10 के पावर 25 प्लस 23, 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 के पावर 25, पावर को सब जोड़ते हैं, 10 के पावर 25 प्लस 23, 10 के पावर 25 प्लस 23, और ये माइनस है तो माइनस है 11, और ये नीचे में प्लस है पावर में तो ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9 बराबर 10 के पावर 25 प्लस 23 48 में से 11 गया तो 48 में से 11 गया तो 37 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 28, 10 के पावर 28, 10 के पावर 28 बराबर 6/67 अंदर रूट में है, इसको ये से कीजिए तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटर लेना पड़ सकता है। ऑप्शन क्या है, सभी ऑप्शन देखिए, सभी ऑप्शन अपना क्या है, सभी का सब्जी 8.6 के आसपास ही है, तो इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 8.6 गुना 10 के पावर 13। बाकी ऑप्शन देखो, बाकी ऑप्शन तो इसे ही कट जा रहा है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 10 के पावर 28 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 10 के पावर 14 आएगा, 10 के पावर 28 रूट से बाहर निकलेगा तो 10 के पावर 14 आएगा, मतलब 10 के पावर 14 के आसपास जो आंसर है वही सही होगा। तो पहला ऑप्शन है 10 के पावर 13, दूसरा ऑप्शन है 10 के पावर 26, तो होगा नहीं, रूट के अंदर 10 के पावर 28 है, बाहर निकलेगा 10 के पावर 14 आएगा। तीसरा ऑप्शन है 10 के पावर 3, कभी 3 नहीं होगा, तो क्या करेंगे आंसर आ जाएगा अपना 10 के पावर ये। चौथा ऑप्शन 10 के पावर 6, तो आप आंसर देख के, ऑप्शन देख के बिना कैलकुलेशन किए आंसर टिक कर सकते हो। इन सब एग्जाम में इतना समय नहीं देता है कि आराम से जोड़ रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। अगर ऑप्शन देखे लग रहा है कि अच्छा ऐसे करके यही आंसर आएगा, मार देंगे, देखो ना, इसके अलावा इसको सॉल्व करने पर ऐसा कोई देखने से लग रहा है 10 के पावर 28 है तो इसका मतलब इसका रूट करेंगे 10 के पावर 14 आएगा, तो पावर में 10 के पावर 14 के आसपास है। 13 क्यों है, क्योंकि एक जीरो हम इसको दे दिए हैं, देखते हैं यहाँ 6.67 बटे 9 है तो एक जीरो इसको यहाँ दे दिए हैं, 0.86 गुना 10 के पावर 14 आएगा, एक जीरो दे दिया, आंसर आ गया, ये कूलम आ जाएगा सीधा। दोबारा बताना है क्या, एक बार देख लो, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा।
ऑप्शन नहीं भी लिखते तो चलते, इस क्वेश्चन को लिखिए, इसको सॉल्व करना है, खुद से दिमाग लगाना है। ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है, मतलब मैक्सिमम करने के लिए जब कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम होता है उस समय क्या कंसेप्ट लगाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। टेलीग्राम का स्कैनर कृष्णा जी रखिएगा, स्कैनर एक बार आपको डिस्प्ले कर देंगे हम, स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हैं। लिख लिए? कृष्णा जी नोट्स चेक कर लीजिए कल इन लोग का, यहाँ तक ओके। कल नोट्स चेक कर लीजिए और कल पूछेंगे भी जो होमवर्क दिए 4 क्वेश्चन। चलिए हाँ, अब हम लोग एक नया कंसेप्ट फिर से सीखते हैं, छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका आ जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दे रहे हैं? इधर नहीं लिखा, फटाफट लिखिए, टाइम कम है ना, देखिए 8:04 हो गया, 15 मिनट बचा हुआ है। पीडीएफ भी भेज दिए हैं इसका, एलियन का मॉड्यूल जो पीडीएफ भेजे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, आप 13 क्वेश्चन नंबर वहां से नोट कर सकते हैं। इतना आप दिमाग नहीं लगाते हो, मैं कितना चीज कल पीडीएफ आपको ग्रुप में भेजा, जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो भेज दिया, फिर सॉल्यूशन सारे केमिस्ट्री का वीडियो लिंक भेज दिया, सब कुछ भेज दिया आपको। चलिए अब है इलेक्ट्रिक फोर्स इन एनी अदर मीडियम। अभी तक जो आप फोर्स लगा रहे थे के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, वो फोर्स कहाँ लगने वाला था? वो सिर्फ एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस में, जहां पर कोई बीच में मीडियम अदर नहीं हो एयर के अलावा, वहां पर लगाते थे। जो आप लगाते हैं फोर्स का एयर के लिए, मान लो कि एयर में मान लो एक Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एज्यूम करते हैं R है। अब यहाँ पर ये कहाँ रखा हुआ? एयर में, तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा, मान लेते हैं एयर के फोर्स को FA बोलते हैं, कितना लगेगा? के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये लगेगा फोर्स। अब K का वैल्यू अगर डालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये लगेगा। अब इसी को अगर हम वाटर में डालते हैं, इसी चार्ज को, सेम चार्ज है और सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी सेम है, इसको अगर वाटर के अंदर डालते हैं तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स क्या लगेगा? बात ये है, वाटर के अंदर फोर्स कितना लगेगा? तो एक मीडियम एयर में जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, एयर में फोर्स लगेगा FA के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। मान लो हवा में इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स 100 आ रहा है, क्या मैं बोल रहा हूं? एज्यूम करते हैं Q1 Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस R है, हवा में कितना फोर्स आ रहा है? 100 न्यूटन। एज्यूम करते हैं हवा में फोर्स 100 न्यूटन है। जो ही इसको पानी में डालेंगे तो फोर्स कितना लगना शुरू हो जाएगा? 100/81। इसी चार्ज को अगर हम केरोसिन में डालते हैं, केरोसिन ऑयल में, केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है, इसी चार्ज को केरोसिन में डालते हैं तो इस पे फोर्स कितना लगता है? केरोसिन में जो फोर्स लगेगा वो 100/2। ध्यान से देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स अलग अलग माध्यम में अलग अलग लग रहा है और किससे डिवाइड हो रहा है? एक टर्म से डिवाइड हो रहा है। अगर हवा में 100 न्यूटन है तो 100/1 लिख सकते हैं। इसी चार्ज को पानी में डाल दिए तो 100/81 हो गया, मतलब 81 से भाग हो गया। इसी को अगर केरोसिन मिट्टी तेल में डाल दिए तो 100/2 हो गया। तो नीचे में जो टर्म है वो टर्म हम लोग उपयोग करते हैं अलग मीडियम के लिए। ये बताता है कि किस मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, एयर में फोर्स कितना एज्यूम करते हैं? 100 न्यूटन। जब इसको हम इसी सिस्टम को, इसी दोनों चार्ज को वाटर के अंदर डाल दिए, डिस्टेंस भी सेम है, तो वाटर के अंदर कितना फोर्स? 100/81। केरोसिन में डाल दिए तो 100/2।
ये जो 81 है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी 81 किसका है? वाटर का। ये 2 रिलेटिव परमिटिविटी किसका है? केरोसिन का। अब मुझे बताओ ये फोर्स एयर में कितना लग रहा है? KQ1Q2/r²। KQ1Q2/r²। तो फोर्स एयर में कितना लग रहा है? अगर हम बोले वाटर के अंदर फोर्स का इक्वेशन निकालो तो फोर्स वाटर बराबर फोर्स एयर बटे क्या था? 81। 81 को क्या बोल रहे थे? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या हम बोलेंगे? वाटर में फोर्स बराबर एयर में फोर्स बटे एप्सिलॉन आर। वाटर का फोर्स कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे में क्या आ गया? एप्सिलॉन आर Q1 Q2/r²। यही है किसी अदर मीडियम का फोर्स। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। एयर में फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन, तो वाटर में कितना लग रहा था? 100/81। 81 को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो नीचे में आ रहा है। तो किसी दूसरे मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो एयर में फोर्स बटे रिलेटिव परमिटिविटी। किसी दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हवा में लगने वाला फोर्स बटे रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। अब हवा में कितना फोर्स लग रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अच्छे से लिख देते हैं, और बढ़िया से लिखते हैं, रुको तब समझ में आ जाएगा। केरोसिन को भी मिटाओ। अब हवा में फोर्स कितना लगता है? सर हवा में लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और नीचे में क्या है? एप्सिलॉन आर है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो वाटर में लगने वाला फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर Q1 Q2/r²। ये किसी अदर मीडियम में लगने वाला फोर्स है मेरे भाई। क्या हुआ? आवाज आ रहा है? वही साइड। कौन साइड हो? ध्यान से। अब देखिए सबको मिटाते हैं और आपको हम इक्वेशन लिख देते हैं फाइनल। फिर से बताएं? फिर से बताते हैं। चलो इधर ध्यान दीजिए, फिर से बताते हैं। इसको सीख लीजिए, ये सबसे इस चैप्टर का कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। एयर में फोर्स कितना है? हाँ चलिए बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। आप बताइए एयर में फोर्स कितना है? इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर। इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर बराबर कितना है? फोर्स का क्या फॉर्मूला है? FA बराबर क्या है? आप बोलोगे सर FA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये है, यही ना है एयर में फोर्स? बोलो यस और नो। ओके। अब ये फोर्स है तो किसी अदर मीडियम में, इन अदर मीडियम, किसी अदर मीडियम में फोर्स जो होगा, फोर्स इन मीडियम बराबर एयर में फोर्स बटे एक टर्म आएगा रिलेटिव परमिटिविटी। किसी दूसरे मीडियम में फोर्स बराबर हवा में लगने वाला फोर्स बटे रिलेटिव परमिटिविटी। किसी दूसरे मीडियम में लगने वाला फोर्स बराबर हवा में लगने वाला फोर्स बटे रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी है, हवा में कितना फोर्स लग रहा था? तो आप बोलोगे सर हवा में लग रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और नीचे में क्या है? किसी दूसरे मीडियम के लिए हवा बटे एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर नीचे में है। अब आप इसको सॉल्व करो ना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो। ये बट्टा है तो ये नीचे आएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्या लिखेंगे? फोर्स इन मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आ गया, और एप्सिलॉन आर Q1 Q2/r²।
ये क्या है, यही है किसी अदर मीडियम में फोर्स। ये क्या है, अदर मीडियम, किसी भी मीडियम में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक टर्म आया है एप्सिलॉन आर, इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या, रिलेटिव परमिटिविटी बताता है कि हवा की अपेक्षा में कितना कम फोर्स लग रहा है। क्या मैं बताया हूं, वाटर में लगने वाला फोर्स बराबर हवा में लगने वाला फोर्स 100/81। 81 बताता है कि वाटर की अपेक्षा में कितना गुना कम लग रहा है। यह है रिलेटिव, हवा की अपेक्षा में बताता है कि कितना कम लग रहा है। ये इसके अलावा पूरा टर्म जो है वो हवा के लिए है, ये है मीडियम के लिए। तो बताएगा हवा की अपेक्षा में, ये जो 100 न्यूटन अभी एग्जाम्पल लिए थे, हवा में लगने वाला फोर्स बट्टे 81, तो वो किसी अन्य मीडियम में लगने वाला फोर्स ये बराबर, किसी अन्य मीडियम में लगने वाला फोर्स बराबर हवा में लगने वाला फोर्स बट्टे एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मान लो हवा में लग रहा है 100, तो 100/81। 81 जो है वो बताता है कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स हवा की अपेक्षा में कितना गुना कम लग रहा है। बस इतनी सी बात है। बोलिए समझ में कितना आया, एक बार बोलिए। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कम आया ना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और सुनो ध्यान से, सुन रहे हैं क्या, इन दोनों के गुना को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इन दोनों के गुना को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। पर क्या बोले, कृष्णा भाजी ने हल्ला हो रहा है। कृष्णा जी कहाँ गए भाई, इसको नहीं समझे तो समझ में नहीं आएगा। सुनिए ध्यान से, आप सुन नहीं रहे हैं, चलिए पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं, फिर आप बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए, फिर आपको अपने आप क्वेश्चन कंसेप्ट आ जाएगा। देखो क्या है, 2 point charge placed at distance of r in air exert force F. The distance at which they exert same force when placed in certain medium dielectric constant दिया है K. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को देखो रे लड़का, बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा कंसेप्ट पे आधारित। तो मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर से एक ही बात याद कीजिए यहाँ पर, शॉर्ट में एक ही बात, एक बार पूरे बच्चे इधर देखिए। शॉर्ट में एक बात, हवा के अलावा किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स बराबर हवा में लगने वाला फोर्स बटे रिलेटिव परमिटिविटी। हवा के अलावा किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स बराबर हवा में लगने वाला फोर्स बटे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो के है कूलम्स कांस्टेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत सारा टर्म आएगा, थोड़ा सा समझना है। तो किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स बराबर, किसी माध्यम में लगने वाला फोर्स बराबर एयर में लगने वाला फोर्स बट्टे क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोलते हैं। अब यहाँ पर किसी दूसरे मीडियम में लगने वाला फोर्स Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इन दोनों के गुना को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इन दोनों के गुना को क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सभी चीजों को अच्छे से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये हो चाहे वो हो, सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे इस पे, तब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा और लिख देते हैं इसमें, रुको। टाइम ओवर हो गया तो तुम लोग लिखोगे तब ना ओवर हो गया। थोड़ा सा समझिए, बहुत कुछ नहीं है, 2-3 टर्म है नया। जब तक टर्म को नहीं सीखोगे कैसे होगा? दोस्ती करो ना। सिंपल बोल रहे हैं, किसी मीडियम में फोर्स बराबर एयर में फोर्स बटे एप्सिलॉन आर, इसको क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन आर पढ़ेंगे। किसी मीडियम में फोर्स बराबर हवा में लगने वाला फोर्स बटे एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर फोर्स लिखे हैं एयर में बटे एप्सिलॉन आर, इसको बस यहाँ चिपका देना है। तो किसी मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इसके बाद में बताया कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों के गुना को क्या बोलते हैं। बस इतना सा बात बता रहे हैं। सर यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो बताया इसका वैल्यू फिक्स है? हाँ, यही बताना है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू, जैसे कि एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा, वाटर के लिए 81 होगा, केरोसिन के लिए 2 होगा। अलग अलग मीडियम कुछ एग्जांपल देंगे, वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन कुछ मीडियम का मैं लिखा दूंगा कि इसके एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होगा। एप्सिलॉन नॉट का पता ही है, और इन दोनों के गुना करेंगे तो मीडियम का परमिटिविटी मिलेगा। तो ये फिक्स वैल्यू है जो मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस मीडियम का कितना होगा। जैसे एग्जांपल में लिया वाटर का 81, वो एप्सिलॉन आर है वाटर का। और वहाँ पे वो के जो बताया है हाँ, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिक्स में के का यूज 2 जगह करते हैं, एक कूलम्स कांस्टेंट में और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के में भी के का यूज किया जाता है। जैसे कभी एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में के लिखा हुआ है। एप्सिलॉन आर ही यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स में के भी लिखा जाता है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। तो ये के का जो वैल्यू के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इसलिए मैं लिखा दिया कि अभी क्वेश्चन आने वाला है। हाँ सर कहीं पे जो लिखा रहेगा तो समझेंगे कैसे कि ये कौन सा के है? हाँ, के का कूलम्स कांस्टेंट, हाँ कूलम्स कांस्टेंट का सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ में यूज करेंगे। कूलम्स लॉ के अलावा जितने भी के हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। बस इतना सा आपको देखने के बाद ही पता चल जाएगा। लिखा रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज 81, ऐसे लिख देगा क्लियरली। तो उसमें सोचने की बात बिल्कुल नहीं है। अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, लिख दिया है, ब्रैकेट में ही डाल दिया है। एक स्टैंडर्ड है एलन के मॉड्यूल का है, तो लिख दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो समझ में आ जाएगा हमको यहाँ पर के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे लिख देगा। आपको दिख रहा है ना, लास्ट में लिखा है ना, लास्ट ऑप्शन के ऊपर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे चल के, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बस अभी यूज करना है, इसलिए बताया हूं मैं। बहुत हल्का है भाई मेरे, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो फिसल जाएगा।